आप सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आज की इस प्यार भरी चर्चा में। मेरे प्यारे दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेजेस की बेस्ट क्वेश्चंस का एक छोटा सा कलेक्शन आप सभी के सामने है। फास्ट फॉरवर्ड में इसको देखिएगा। क्वेश्चंस को बनाने की टेक्निक, याद करने का तरीका भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आज की ये हमारी क्लास है, क्लास नंबर 31। तो चलिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने है, हैंग ऑन बाय फिंगर नेल्स। सर, हमारी जो ये फिंगर होती है भाई साहब, इनके जो नेल्स हैं, ठीक है ना जी, हमारी ये फिंगर है, इनके ये जो नेल्स हैं, ये बेसिकली फिंगर का एक हार्ड पॉइंट है, ठीक है ना। अब किसी चीज पर हैंग ऑन करने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज पर लटके रहना। और हैंग ऑन का मतलब होता है, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो हैंग ऑन मीन्स बात को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसको रुकने के लिए कह रहे हैं, तो रुके रहना फिंगर नेल से। तो एक तो ये डिफिकल्ट टास्क हो गया। हैंग ऑन का मतलब जो चलता रहे, है ना। तो हर चीज आप नहीं कर रहे हैं, डूइंग सम हार्ड वर्क विद डिटर्मिनेशन। सर, डिटर्मिनेशन का इस लिखे हुए फ्रेज में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। कंटिन्यूइंग टू डू समथिंग इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन तो है नाखूनों से कहीं पर अटके रहना, और हैंग ऑन का मीनिंग कंटिन्यूइंग टू डू सो हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बेहतर आंसर होगा। बीइंग द फर्स्ट वन तो दूर दूर तक कोई सेंस नहीं बना रहा है। Question next we have, junior architect didn't want to blank off his senior's design. जूनियर आर्किटेक्ट नहीं चाहता था अपने सीनियर के डिजाइन को क्या करना, इसीलिए वो अपनी रिजर्वेशंस को, जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी की है, उसने अपने तक ही रखी, उसने बताई ही नहीं। तो अगर उसने बताया ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसने किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, है ना। कुक द बुक्स का मतलब हमें क्या समझ आता है? कुक द बुक्स का मतलब होता है जब आप हिसाब में गड़बड़ी करते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब अकाउंट्स में आप किसी भी तरीके की छेड़खानी करते हैं ताकि आपकी गड़बड़ किसी तरीके से अकाउंट्स में मैच हो जाए, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? अब दूसरी बात आती है टिल्ट एट विंड मिल्स। यानी कि टिल्ट एट विंड मिल्स का मतलब हमें क्या समझ में आता है? इसका मतलब विंड मिल, हवा जिस तरफ बह रही है उसी तरफ आप भी मुंह करके कुछ बोलने लग जाएं तो सर, हवा तो दिखाई नहीं देती, समझ रहे हैं। और जिस तरफ विंड मिल का फेस है उस तरफ आप भी कुछ बोलने लग जाएंगे तो इसका मीनिंग क्रिएट हो जाता है कि काल्पनिक दुश्मनों से लड़ना। ब्लॉट हिज कॉपी बुक, है ना। आप अगर अपनी स्कूल वाली उन नोटबुक्स को पानी में डाल देते तो फूल जाती थी। तो इसका मतलब हमने क्या समझ में आता है? इसका मतलब हमें समझ में आता है अपना ही रिकॉर्ड स्पॉइल करना, अपने ही रिकॉर्ड को खराब कर देना। तो हमारे सामने ये सिचुएशन ज्यादा बेटर है कि कबूतरों के बीच अगर कैट को बैठा दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा? डिस्टरबेंस हो जाएगी, कबूतर उड़ेंगे या फिर मरेंगे। क्वेश्चन 3 को देखते हैं। ड्यूरिंग द हीटेड डिबेट, जब गर्मा गर्मी वाली बहस चल रही थी, द पॉलिटिशियन मैनेज्ड टू, पॉलिटिशियन ने मैनेज किया क्या? बाय ब्रिंगिंग अप अ कंप्लीटली अनरिलेटेड स्कैंडल फ्रॉम हिज ओपोनेंट्स पास्ट। कई बार ऐसा होता है कि जब दो लोगों की आपस में लड़ाई हो रही होती है, ठीक है ना जी, जब दो लोगों की आपस में लड़ाई हो रही होती है, तो जब एक आदमी लड़ाई करते करते दबता चला जाता है तो वो सामने वाले की कोई ऐसी बात उठाता है जो बात मतलब उसके पास्ट से रिलेटेड है और पास्ट में उससे कोई जो गलत हुआ है, गलती हुई है। तो ड्रॉ और रेड हेरिंग हम कह देंगे इसको। भाई, ड्रॉ और रेड हेरिंग का मतलब हमें समझ में आता है ध्यान भटकाना। हेरिंग अपने आप में एक फिश होती है, ठीक है ना जी। अब किसी भी समुद्र में अगर मान लीजिए किसी कांटे पर, अगर मान लीजिए किसी कांटे पर हम एक कागज की बनी हुई एक मछली को अगर हम समुद्र में डाल दें तो क्या होगा? सर, आसपास जितनी मछलियां घूम रही हैं उनका ध्यान इसकी तरफ भटकेगा। ड्रॉ और रेड हेरिंग इसका मतलब हुआ। सेट देयर फेस अगेंस्ट द विंड, तो अपना चेहरा हवा की तरफ रखना और वो हवा जो बहती है, तो इसका मतलब हमें क्या समझ आता है? मतलब किसी भी चीज को ओपोज करना, ठीक है ना, और वो भी दृढ़ता से। शॉर्ट में इसका मीनिंग अगर हम याद रखें तो तू विरोध करना। जंप द शार्क का मतलब क्या होता है? सेल्फ डिस्ट्रक्शन, अपना ही खात्मा करना। अरे भाई, शार्क के सामने छलांग लगाओगे, शार्क थोड़ी छोड़ेगी। बार्क ऑफ द रूम ट्री, यानी कि गलत दिशा में काम करना, कोई गलत डायरेक्शन में अब आप काम कर रहे हैं, उसका परिणाम निकलना नहीं है, ठीक है ना जी। तो करेक्ट आंसर एक ही हमारे सामने बचता है। क्वेश्चन 4 को देखते हैं बेटा। नोन डी प्लूम, प्लूम का मतलब पेन होता है, नोम का मतलब नेम होता है ना। इसी को अब शॉर्ट में आप कह सकते हैं
पेन नेम। बहुत सारे ऐसे लेखक रहे हैं इतिहास में जिन्होंने अपना असली नाम छिपाकर एक नकली नाम रख लिया है अपनी किसी भी लिटरेचर को लिखने के लिए, लोगों के सामने पेश करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनता है? लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, एक पेन नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, करेक्ट आंसर है। रियल नेम नहीं है। टाइटल गिवन टू विक्टोरियस सोल्जर। अब ये सी वाला ऑप्शन कहाँ है? सी वाला ऑप्शन यहाँ है। अब देखो मजेदार बात क्या है, पेपर में ये सवाल पूछा गया, बहुत सारे बच्चों ने इसको क्यों गलत कर दिया? इस वजह से गलत कर दिया कि बच्चों ने ये देखा ही नहीं कि सी ऑप्शन यहाँ ढूंढना है। बच्चों ने सोचा सी ऑप्शन ये है और इसको टिक कर दिया है, तो ये तो अपने आप में गलत हो गया ना। इसका मतलब थर्ड का मतलब तो डी है। तो आप अगर इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आप गलत तैयारी कर रहे हैं। एक अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ता है, पेशेंस से पढ़ता है। जल्दबाजी की जरूरत वहां होती है जहां आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर निकालना है, लेकिन आंसर मार्क करने के लिए जल्दबाजी की जरूरत नहीं। एक और क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन आपके लिए यहाँ पर है। चूज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन इप्सो फैक्टो, है ना। इप्सो का मतलब होता है एज इट इज। एज इट इज ये फॉरेन टर्म्स हैं जो बोरोड हैं। फैक्टो का मतलब होता है जैसा फैक्ट है वैसा ही। तो इसका मतलब फॉर द टाइम बीइंग, टेम्परेरी नहीं। आफ्टर द इवेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड नहीं सर। बाय द वेरी फैक्ट, यही करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन, ओपिनियन की तो कोई बात ही नहीं है। अब मेरे राजा बेटा आपको देखना बी ऑप्शन कहाँ है। आप कहेंगे बी ऑप्शन यहाँ है, तो ये इसका आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने इसको मार्क कर दिया, तो अब तो गलती नहीं हो पाएगी आप लोगों से। ये क्वेश्चन आपको परेशान करता है पेपर में, ध्यान से समझ के चलेंगे। मेलो आउट, है ना। मेलो आउट, आउट का मतलब क्या हुआ? बाहर निकाल देना। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर मेलो को अगर मजाक में हम याद करें तो मल, अपने दिमाग से मल का मतलब हो गया मैल। अगर हमारे मन से मैल निकल जाए, मल निकल जाए, हमारे दिमाग से, हमारे अंदर से किसी तरह का द्वेष, किसी के प्रति अगर हम दुश्मनी है, अगर वो निकल जाए तो हम कैसा फील करते हैं? वी फील रिलैक्स्ड। वर्क हार्ड हमें करने की जरूरत नहीं, एंजॉय हम करते हैं डूइंग मच, ठीक है ना। बिना कुछ किए एंजॉय करना। टू लाइक एंड डिसलाइक पीपल नहीं। टू फील बैड, बुरा फील नहीं करना। आनंद की अनुभूति होती है ना। जब हमारे दिमाग से किसी के प्रति कोई गंदगी हो, गुस्सा हो, नाराजगी हो निकल जाए तो हम बड़ा आराम फील करते हैं। I always prefer to study physics and mathematics. Now, choosing economics and literature for further studies is another kettle of fish. देखो जी, पहले बच्चा ये पढ़ रहा था, ये दोनों वो सब्जेक्ट्स हैं जो लॉजिकल हैं। अब लॉजिकल होने का मतलब क्या होता है? इसके अंदर एक तरीके का टू द पॉइंट बातों को समझ आ जाता है ना। बच्चों को मैथ्स आसान क्यों लगता है? क्योंकि सीधी लिखी हुई कैलकुलेशन का आंसर मिल गया, हमारे लिए आसान है। अगर सीधी कैलकुलेशन का आंसर नहीं मिला तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब वो पढ़ रहा है इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। अब ये कल्पनाओं से संबंधित है, इमेजिनेशन है। चाहे स्टोरी पढ़े, प्रोज पढ़े, पोइट्री पढ़े, ड्रामेटिक्स पढ़े, इकोनॉमिक्स है सर, रियल वर्ल्ड का नॉलेज देता है, दुनिया में डिमांड सप्लाई कैसे काम करता है। तो ये बिल्कुल उसके लिए क्या हो गया? एक डिफरेंट लेवल का, जिसका डर उसके मन में बैठ गया। बोलो हाँ या ना। अब मेरे भाई मिगेलोफोबिया, मिगेलो का मतलब होता है बिग, ठीक है। फोबिया का मतलब तो हो गया फियर, करेक्ट है, हाँ कि नहीं? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब बड़ी चीजों का डर हो गया गाइनोफोबियो। गाइनो का मतलब हमें समझ में आता है फीमेल, फीमेल से डर, विमेन से डर, स्त्रियों का डर, ठीक है ना जी। पायरो का मतलब होता है मेरे राजा बेटा फायर, आग का डर, है ना। अब जीनोफोबिया की बात करते हैं तो जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंजर्स, अजनबियों का डर। तो अजनबियों का डर, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो इनमें से कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना जी, इनमें से कोई भी नहीं आ रहा है। तो अब मेरे भाई एग्जामिनेशन में जो पूछा गया सवाल है उसके सारे ही ऑप्शंस गलत हैं। मेरी बात समझ है। तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। ये ग्रेस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, यानी कि एग्जामिनर को आपको ग्रेस मार्क्स इसमें देने पड़ेंगे। बोर्ड आप इसको, आपको यहाँ पर एक फ्रीडम देगा, फ्रीडम टू चूज योर आंसर। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? अनदर कैटल ऑफ फिश। तो इसका मतलब हमें समझ में आता है अ डिफरेंट सिचुएशन, अ डिफरेंट सिचुएशन, एक अलग ही सिचुएशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये कोई भी इसमें से करेक्ट नहीं है, इसका मीनिंग है
क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। ये एक नई खोज है अब की बार के एग्जाम्स में। हालांकि एनडीए सीडीएस का ये फेवरेट क्वेश्चन हमेशा से रहता है, एसएससी ने अब इस तरीके के चेंजेस आप लोगों के लिए किए हैं। अब आपको मैच मेकिंग करनी है, पहले आप कोशिश कीजिएगा। चलिए बच्चों, अब देखो इसमें क्या करना होता है। कोशिश ये करना सबसे पहले वाले ऑप्शन को भिड़ाने की बजाय रिवर्स में चलना, क्योंकि लास्ट वाला ही एक ऐसा होता है, देखो इसको इधर उधर उधर स्क्रैम्बल करके एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन लास्ट का ऑप्शन एक ही जगह बैठता है, बड़े आराम से बैठेगा। पीटर से लेकर पॉल को दे देना, इसका मतलब इधर से उधर करके इसकी टोपी उसके सिर, आप क्या कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं अपने कर्ज को दूसरा कर्ज लेकर। अब भाई डी के लिए 3 कौन से ऑप्शन में बैठा है सर, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये रहा, तो यही हमारे सामने आंसर हो गया। बाकी की अब अपनी सीक्वेंसिंग बन गई है। टू थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड और डिफ्लेटेड, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया, ए का फोर्थ यहाँ दिया है, इसका मतलब अपने रिसोर्सेज को, जो प्रोजेक्ट खराब हो चुका है, खत्म हो चुका है, उस पर वापस खर्च करना। टू मेक अ वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी वॉलंटरी, तो इसका मतलब बी के लिए 2 कौन सा है हमारे सामने, टू पोर्ट्रे अ फोर्स एक्शन एज अ नोबल चॉइस, है ना। जबरदस्ती किया हुआ कोई एक्शन नोबल चॉइस की तरह लोगों के सामने। अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है ईरान और इजराइल के युद्ध से, अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है यूक्रेन और रशिया के युद्ध से, लेकिन ज़बरदस्ती अपने आप को उसमें झोंक देना, ज़बरदस्ती उसमें अपना पार्टिसिपेशन बनाना, लोगों की नज़रों में आना और दुनिया से फिर नोबल, मतलब नोबल प्राइज, नोबल पीस प्राइज मांगना, समझ रहे। तो ये क्या है, जबरदस्ती अपने आप को थोपना और कहना कि जी मैं तो भले का काम कर रहा हूँ। टू टेक द विंड आउट ऑफ वन सेल्स, किसी की समुद्री यात्रा से हवा ही गायब कर दी जाए तो उस इंसान के लिए कॉन्फिडेंस की खत्म कर देना। एक और क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा पहले, शाबाश। आइए बच्चों इसको भी बनाकर देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले नीचे से पकड़ते हैं। टू बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, जो आपको खिला रहा है उसी हाथ को काटना, ये तो गद्दारी है भाई, ये तो गद्दारी है अपने आप में। अब गद्दारी की सजा क्या हो सकती है ये हमें देखनी है ना। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है, टू हैव एन एंग्री रिजेंटफुल एटीट्यूड, ये तो पछतावे की बात कर रहा है। टू लूज वन टेम्पर, अपना ही जो है शांत जो बिहेवियर होता है, टेम्पर है, टॉलरेंस है, उसको खो देना एकदम से। टू शो ग्रेट फोर्टिट्यूड इन द फेस ऑफ पेन और एडवर्सिटी, मुसीबत के समय अपना कॉन्फिडेंस दिखाना। टू एक्ट अनग्रेटफुली टुवर्ड अ पर्सन यू डिपेंड ऑन, जिस पर आप निर्भर हैं उसी को आप काट रहे हैं। तो डी के लिए 4 कौन से ऑप्शन में बैठा है मेरे बच्चे, ना यहाँ और ना यहाँ। देखो अब की बार बच गया ये, नहीं तो भी आंसर आ गया था आपके पास, है ना। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, क्रिकेट खेलते हैं आप, आपने T20 भी देखा होगा, ठीक है ना। हार्दिक पांड्या खेला था और शॉट जैसे ही मारा बल्ला हाथ से छूट गया, तो बल्ला हाथ से छूट गया तो क्या है, ऑफ का मतलब सेपरेशन, और हैंडल आपके सामने है ही। तो इसका मतलब किसी चीज पर एकदम से कंट्रोल खो देना। जब एकदम से कंट्रोल खोया जा रहा है तो सी के लिए हमारे सामने 2 बिल्कुल फिट बैठ रहा है, सी के लिए फिट बैठ रहा है। इजी हो गया आंसर, कोई बात मुश्किल तो नहीं है। यहाँ सी के लिए 3 था, बाकी को भी मैच कर लेते। टू कीप वन स्टिफ अपर लिप, अपना ऊपरी होंठ स्टिफ रखना। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है बेटा, इसका मतलब हमें समझ में आता है यहाँ बी के लिए 3 बिल्कुल फिट बैठा हुआ है ना जी। तो आप किसी भी मुसीबत के समय में भी अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, हिम्मत दिखाते हैं। टू हैव अ चिप ऑफ वन शोल्डर ड्यू टू पास्ट स्लाइट इज है टू हैव एन एंग्री रिसेंटफुल एटीट्यूड, किसी चीज के प्रति आपके दिल में पछतावा है, किसी चीज के प्रति आपके मन में। चलिए जी, एक क्वेश्चन आपके लिए और दिया जा रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है ना, और उसी ट्रिक से आप लोगों को बताना है और अपने आंसर को कमेंट करेंगे आप लोग सभी बच्चे, ठीक है। एंजॉय कीजिएगा, इसी तरीके के और भी बहुत सारे सेशंस आप लोगों के सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, खुश रहें। और आप लोगों को अपने बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक की अगर तैयारी करनी है तो बाबू रिस्क नहीं लेना है, चुपचाप प्रथम बैच करियर विल ऐप पर जो आपके लिए प्रोवाइड किया है मैंने, उसको ज्वाइन कीजिए ताकि मैं आपकी इंग्लिश को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकूं, आप लोगों का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सुधार सकूं। मिलते हैं अगले सेशन में, मस्त रहिएगा, ध्यान रखिएगा।